हेलो दोस्तों, इससे पहले हमने अराउंड 250 एमसीक्यूज़ कर लिए एविडेंस एक्ट के और इसके अंदर हम 100 एमसीक्यूज़ करेंगे और ये हमारी आखिरी वीडियो होगी एविडेंस एक्ट के ऊपर। और इससे पहले हमने 450 सीआरपीसी के भी एमसीक्यूज़ कंप्लीट कर रखे हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आईपीसी के एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ है ये आपको प्री के एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। आप एपीओ के एग्ज़ाम देते हो, कोई भी इस तरीके के जेएलओ के एग्ज़ाम देते हो, तो इस तरीके के एग्ज़ाम्स में आपको ये एमसीक्यूज़ हेल्प करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछता है कि जो ये जो डेफिनेशन है, जो फैक्ट है, इसकी जो डेफिनेशन होती है या इसके अंदर क्या चीज़ मीन्स एंड इंक्लूड्स होता है। तो जो फैक्ट होता है उसकी अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो उसके अंदर कोई भी चीज़ जो सेंसेस के द्वारा परसीव हो रही है या जो कोई भी चीज़ इस काबिल है कि जिसको सेंसेस के द्वारा परसीव किया जा सकता है, या फिर किसी की मेंटल कंडीशन जो होती है, वो सभी जो होती हैं हमारे एविडेंस के अंदर, फैक्ट के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी ठीक है। उसके बाद अ डाइंग डिक्लेरेशन इज रेलिवेंट एविडेंस अंडर सेक्शन 32 ऑफ द एविडेंस एक्ट नॉट विथस्टैंडिंग इट बीइंग हेयरसे एविडेंस बिकॉज, इसका ऑप्शन क्या ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है। क्योंकि एक पर्सन जो है डेथ इज डेड एंड एनीथिंग सेड बाय द पर्सन एज टू द कॉज ऑफ द डेथ इज रेलिवेंट, तो उसके द्वारा अगर कुछ भी कहा जाता है तो वो रेलिवेंट होता है। क्योंकि सिंस द डेड पर्सन कैन नॉट बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट टू टेस्टिफाई, क्योंकि उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने नहीं लेके आया जा सकता टेस्टिफाई करने के लिए, नेसेसिटी मेक इट इनएविटेबल टू एडमिट द सेट स्टेटमेंट, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर पूछता है इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई, क्योंकि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, तो यहाँ पे जो है ये अप्लाई नहीं होता। एफिडेविट सबमिटेड बाय अ डिपोनेंट ऑफ हिज ओन, तो यहाँ पे भी जो है एप्लीकेबल नहीं होता। जो ये जो होते हैं एफिडेविट होते हैं। स्टेटमेंट मेड बाय चाइल्ड, इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है आगे के, जब सेक्शन 118 के आगे जब हम पढ़ते हैं कि कौन व्यक्ति कंपिटेंट होता है विटनेस के लिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्सन हुज पास्ट इज क्रिमिनल, तो इसके भी जो हैं एडमिसिबल होते हैं। तो एविडेंस एक्ट जो होता है वो अप्लाई नहीं होता किसके ऊपर, फर्स्ट और सेकंड के ऊपर, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी ठीक है। फिर पूछता है द क्वेश्चन इज वेदर द मर्डर ऑफ एक्स, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो एक्स का मर्डर है वो वाई के द्वारा कमिटेड हुआ। द फैक्ट दैट वाई प्रोड्यूसेस एन एडमिशन स्लिप ऑफ हॉस्पिटल, अब वाई क्या करता है कि एडमिशन स्लिप ले आता है हॉस्पिटल की, इंडिकेटिंग डिसलोकेशन ऑफ हिज हिप बोन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एलिज्ड मर्डर, की जब ये मर्डर हुआ उस वक्त उसकी जो हिप बोन थी वो डिसलोकेट हो रखी थी। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए करेक्ट प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट अंडर विच इट इज रेलिवेंट, तो इसमें से कौन से सेक्शन के हिसाब से वो जो स्लिप लेके आया वो रेलिवेंट बन जाएगी। तो यहाँ पे सेक्शन 11 के हिसाब से वो रेलिवेंट बन जाएगी, क्योंकि सेक्शन 11 के अंदर क्या दे रखा है कि कोई फैक्ट जो वैसे तो रेलिवेंट नहीं होते, इररेलिवेंट होते हैं, लेकिन वो रेलिवेंट कब बन जाते हैं तो वो चीज़ें दे रखी हैं। तो सेक्शन 11 के हिसाब से रेलिवेंट हो जाएगा। फिर 271 के अंदर देता है द rigor of conclusive presumption of legitimacy under section 112 of Indian Evidence Act can only be reputed by, तो ये जो चीज़ जो हमें कंक्लूसिव प्रिजम्पशन दिया गया है सेक्शन 112 के अंदर, जिसके अंदर हम लेजिटिमेसी देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से, किस तरीके से, मतलब एक वो चाइल्ड के बारे में कि उसका जो पैटर्नल साइड कौन सी है उसको पता करने के लिए, तो ये किस तरीके से रिप्यूटेबल होता है। तो ये नॉन एक्सेस ऑफ पार्टीज की वजह से, कि भाई जो व्यक्ति था वो उस तक पहुंच ही नहीं सकता था, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसका चाइल्ड हो, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। वो इस तरीके से प्रूव कर सकता है, और डीएनए नहीं करा सकता, ये नहीं बोल सकता कि वाइफ वाज ऑब्जर्विंग मेंस्ट्रुअल पीरियड, द फैक्ट दैट वाइफ हैड अंडरगॉन ट्यूबटोसॉमी रिसेंटली, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये एप्लीकेबल नहीं हो सकती। वो सिर्फ इस तरीके से प्रूव कर सकता है नॉन एक्सेस ऑफ पार्टीज के साथ तरीके से। फिर 272 के अंदर पूछता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेड इट इज नॉट एब्सोल्यूट रूल ऑफ लॉ दैट डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट बी कोरोबोरेटेड बाय अदर एविडेंस बिफोर इट कैन बी एक्सेप्टेड अपॉन, तो कौन से केस के अंदर बोला गया था। ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर के केस के अंदर बोली गई थी। ये बहुत फेमस केस है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, और अपनी जो वीडियोज है जिसके अंदर डिटेल में मैं बताता हूँ उसके अंदर भी मैंने आपको बता रखा है, पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर के केस के अंदर। फिर अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट द फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव व्हेन, कब ऐसा बोला जाता है कि एक फैक्ट जो है नॉट प्रूव है, जब कोर्ट बिलीव्स दैट द फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, कोर्ट कंसीडर इट नॉन एग्जिस्टेंस प्रोबेबल, फैक्ट इज नाइदर प्रूव नॉट डिसप्रूव, कोर्ट कंसीडर इट एग्जिस्टेंस डाउटफुल बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो यहाँ पे जो उनसे फैक्ट ना ही प्रूव्ड होते हैं, नीदर प्रूव नॉट डिसप्रूव्ड, उनको हम बोलते हैं नॉट प्रूव फैक्ट, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर बोलता है 274 के अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद, इनमें से जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो किसके साथ डील करता है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद रेलेवेंसी ऑफ एविडेंस, ठीक है, रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस इससे डील नहीं करता, ये एडमिसिबिलिटी से भी करता है, तो इसका ऑप्शन
1 and 3 ओनली। तो इससे भी करता है और इससे भी करता है, इससे नहीं करता, रिलायबिलिटी से नहीं करता, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है 274 का। फिर 275 के अंदर पूछता है क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ वंस ऑन विटनेसेस, की खुद के ही विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन कराना क्या परमिसिबल होगा या नहीं होगा। तो परमिसिबल ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग द परमिशन ऑफ द कोर्ट, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है कि कोर्ट की परमिशन लेके आप उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो। फिर 276 के अंदर पूछता है द इंडियन एविडेंस एक्ट डिक्लेयर्स दैट एनीथिंग सेड डन और रिटन बाय एनी वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर इज रेलिवेंट टू प्रूव कॉन्स्पिरेसी इफ इट वाज इन। तो अब इसके अंदर क्या होगा, रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन, कि वहां पे वो क्या करे, रेफरेंस दे अपनी कॉमन इंटेंशन का। फिर 277 के अंदर पूछता है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट द बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट और प्रोसीडिंग लाइज ऑन द पर्सन, की बर्डन ऑफ प्रूफ कौन से व्यक्ति के ऊपर लाई करता है, हु इंस्टीट्यूटेड द सूट और प्रोसीडिंग। फिर ऑप्शन देता है अगेंस्ट whom the suit or proceeding is instituted, who would fall if no evidence at all were given on either side, whom the court may call upon। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम इसको सेक्शन 101 पढ़े तो वहाँ पे क्या दिया गया है कि who would fail if no evidence at all were given on either side, कि दोनों साइड में से अगर कोई भी एविडेंस नहीं दिए गए तो उस व्यक्ति का नुकसान होगा, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर ऑप्शन देता है ओरल अकाउंट ऑफ कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट बाय अ पर्सन हु हैज सीन इट इज, कि ओरल अकाउंट उस व्यक्ति के द्वारा किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट का जिसने उसको देखा है, तो इस तरीके का जो ओरल अकाउंट दिया जाएगा उसके बारे में पूछ रहा है, तो वो क्या होगा, टेस्टिमोनियल एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, सर्कमस्टांशियल एविडेंस। तो इस तरीके का कोई भी एविडेंस नहीं है, और ना ही वो टेस्टिमोनियल होगा, ना ही वो प्राइमरी होगा, ना ही वो सर्कमस्टांशियल होगा, नन ऑफ द अबव। तो ये कौन सा होगा ये मैंने आपको डिटेल के अंदर बता रखा है। आपको अगर ऑप्शन पता है तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो मैं बताऊंगा कि आपने ठीक बताया या नहीं बताया। फिर द क्वेश्चन इन क्रॉस एग्जामिनेशन, की जो क्वेश्चन होता है क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर उसके बारे में पूछ रहा है, मस्ट बी कन्फाइंड टू द फैक्ट टेस्टिफाइड बाय द विटनेस ऑन हिज एग्जामिनेशन इन चीफ, नॉट टू बी नीड नॉट बी कन्फाइंड टू द फैक्ट टेस्टिफाइड इन विटनेस ऑन द एग्जामिनेशन इन चीफ। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो चीज़ इससे एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर पूछी गई उसी तक वो जो है कन्फाइंड होगा, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर पूछता है ए विशेज टू प्रूव डाइंग डिक्लेरेशन बाय बी। अब ये इच्छा करता है कि वो प्रूव करे कि जो डाइंग डिक्लेरेशन बी के द्वारा दी गई है उसको। तो यहाँ पे द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट बी इज डेड इज ऑन। अब यहाँ पे किसके ऊपर वो बर्डन आ जाएगा कि बी जो है वो मर चुका है, ये बर्डन किसके ऊपर आ जाएगा, ये बर्डन ए के ऊपर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो चाहता है कि जो बी की डाइंग डिक्लेरेशन है उसको प्रूव करना, तो जो बंदा चाहता है उसके ऊपर वो बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। फिर पूछता है 281 के अंदर द सेक्शन 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड दैट व्हेन अ मैन हैज नॉट बीन हियर्ड फॉर 7 years बाय दोज हु वुड हैव हियर्ड ऑफ हिम इफ ही हैड बीन अलाइव। अगर हम 108 सेक्शन पढ़ें तो उसके अंदर ये दिया गया है कि एक व्यक्ति जिसको 7 साल तक नहीं सुना गया, उन व्यक्तियों के द्वारा जिनके द्वारा उनको सुना जाना चाहिए था, अगर वो जीवित होता तो द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज अलाइव शिफ्ट फ्रॉम द पर्सन हु अफर्म्स, तो उस व्यक्ति पे आ जाएगा जो व्यक्ति उसको अफर्म कर रहा है, जो उसमें हामी भर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि किस तरीके से सुना गया, नेचुरली, नॉर्मली, यूजुअली या ऑर्डिनरी। तो यहाँ पे अगर हम सेक्शन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे वर्ड यूज होता है नेचुरली, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है कि नेचुरल तौर पर उसको सुना गया हो, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर आता है 282 के अंदर सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट रिक्वायर्स दैट द कोर्ट डैश प्रिज्यूम द एब्सेंस ऑफ सच सर्कमस्टांसेस व्हिच ब्रिंग अ केस विद परव्यू ऑफ द जनरल एक्सेप्शंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट और इंडियन पीनल कोड। तो यहाँ पे वो इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से बोल रहा है सेक्शन 105 के अंदर कि कोर्ट जो है प्रिज्यूम कर लेता है कि इस तरीके के सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट नहीं करते थे जो कि इसको जनरल एक्सेप्शंस के अंदर लेके आता, जो हम सेक्शन 76 से पढ़ते हैं 106 तक, उसके अंदर लेके आता आईपीसी के। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या वर्ड यूज होगा, क्या करना चाहिए उसको, शेल प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम। अगर हम इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या वर्ड आता है, शेल प्रिज्यूम। फिर बोलता है 283 के अंदर सेक्शन 116 ऑफ एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल टू, कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर एप्लीकेबल होगा ये, तो इसको हम पहले भी एक ऑप्शन में देख चुके हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर होगा। यहाँ पे एस्टॉपल की बात की जाती है कि जो एक टेनेंट होता है वो उसके ऊपर एस्टॉपल होता है कि वो बाद में मुकर नहीं सकता उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप के ऊपर से।
जिस दौरान वो उस प्रॉपर्टी पे रह रहा होता है। 284 के अंदर बोल रहा है सेक्शन 111 ऑफ एविडेंस एक्ट स्पीक्स ऑफ सच सिचुएशन वेयर वन पर्सन स्टैंड इन अ पोजीशन ऑफ डैश टू द अदर। सेक्शन 111 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट स्पीक्स ऑफ सच सिचुएशन वेयर वन पर्सन स्टैंड इन द पोजीशन ऑफ डैश टू द अदर। तो इसके अंदर ऑप्शन देखें तो क्या बोल रहा है, एक्टिव फेथ, पैसिव फेथ, एक्टिव कॉन्फिडेंस या फिर कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे एक्टिव कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, जब उसके एक्टिव कॉन्फिडेंस के अंदर होता है, इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर पूछ रहा है 285 के अंदर ऑल पर्सन शेल बी कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस द कोर्ट कंसीडर दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम डैश द क्वेश्चन पुट टू देम। क्या बोल रहा है कि सभी व्यक्ति जो होते हैं कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई होते हैं जब तक कि जो कोर्ट है उनको कंसीडर नहीं कर देता कि उनको प्रिवेंट किया जाए डैश द क्वेश्चंस पुट टू देम, कि जो क्वेश्चन उनके सामने पुट किए जा रहे हैं वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग है, प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग है, रैशनली अंडरस्टैंडिंग है या फिर कंप्रीहेंडिंग है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग, कि उसको वो क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर 286 के अंदर पूछता है प्रूफ ऑफ फैक्ट डिपेंड अपॉन, कि प्रूफ ऑफ फैक्ट जो होता है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एक्यूरेसी ऑफ द स्टेटमेंट एंड नॉट अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। तो इसका ऑप्शन ए ही ठीक है, कि वो किसके ऊपर, प्रूफ ऑफ फैक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्यूरेसी ऑफ द स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस के ऊपर, वो एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद पूछता है 287 के अंदर सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट मेक रेलिवेंट द फैक्ट विच शो द एग्जिस्टेंस ऑफ, कि सेक्शन 14 के हिसाब से कौन से फैक्ट जो होते हैं रेलिवेंट बन जाते हैं जो किस चीज़ की एग्जिस्टेंस को शो करते हैं। तो एनी स्टेट ऑफ माइंड, any state of body or bodily feeling, either state of mind or of bodily or bodily feeling, a particular state of mind and of body। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बना रखी है, अगर आप सेक्शन 14 सर्च करेंगे एविडेंस एक्ट का तो उसके ऊपर आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। फिर पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिशन इज नो एविडेंस, कि इनमें से कौन सा जो एडमिशन है उसको हम एक तरीके का एविडेंस नहीं मानते। तो ऑप्शन दे रहा है एन एडमिसिबली बाय वन ऑफ सेवरल डिफेंडेड इन अ सूट अगेंस्ट अनदर डिफेंडेड, एन एडमिशन बाय गार्डियन एड लिटम अगेंस्ट अ माइनर, एन एडमिशन बाय वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, क्योंकि ओनली ए एंड बी के केस के अंदर जो है जो एडमिशन होता है उसको हम नो एविडेंस मानते हैं। फिर पूछा 289 के अंदर एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस इन अ क्रिमिनल केस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज, कि जब एग्जामिनेशन किया जाता है क्रिमिनल केस के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वो क्या होता है, वो इसको हम पहले भी देख चुके हैं क्या होता है, वो परमिसिबल होता है। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, परमिसिबल होता है वो। फिर पूछता है 290 के अंदर द एविडेंस अनअर्थड बाय अ स्निफर डॉग फॉल्स अंडर, ये मैं आपसे पहले भी जब वीडियो बनाई थी उसमें भी डिस्कस कर रखा हूँ और इससे पहले भी हमने एक एमसीक्यू के अंदर ये चीज़ देखी हुई है। इसको हम कौन से एविडेंस कहते हैं, इनको हम साइंटिफिक एविडेंस बोलते हैं, जो कि स्निफर डॉग, सूंघने वाले कुत्तों के द्वारा जो अनअर्थड किए जाएं कोई एविडेंस, उनको हम साइंटिफिक एविडेंस बोलते हैं। इसका ऑप्शन डी ठीक है। फिर पूछता है द राइट टू क्रॉस एग्जामिन ऑन आंसर टू कोर्ट क्वेश्चन इज अवेलेबल, कि जो राइट टू क्रॉस एग्जामिन है कि भाई कोई क्वेश्चन जो कोर्ट ने पूछा उसके अगेंस्ट पूछ रहा है, टू द एडवर्स पार्टी ओनली, टू द पार्टी कॉलिंग द विटनेस ओनली, टू ईदर ऑफ द पार्टीज विद द लीव ऑफ द कोर्ट या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी ठीक है, कि जो कोर्ट की परमिशन के बाद अगर कोर्ट ने कोई क्वेश्चन पूछा है, कोर्ट उसमें अलाउ करता है क्रॉस एग्जामिन करने के लिए, तो दोनों में से कोई भी पार्टी उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन कर सकती है। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। उसके 292 के अंदर पूछता है प्रिविलेज टू विद होल्ड डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज। तो ये जो प्रिविलेज है ये कौन से सेक्शन के अंदर बात की गई है, इसकी सेक्शन 123 के अंदर बात की गई है। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर उसके बाद आगे पूछता है कम्युनिकेशन मेड विदाउट प्रिजुडिस हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट, की ये जो कम्युनिकेशन है जिसको बिना प्रिजुडिस के प्रोवाइड करना होता है, ये कौन से सेक्शन के अंदर दी गई है। तो ये हमें सेक्शन 23 ऑफ एविडेंस एक्ट के अंदर दी गई है। सेक्शन 23 को अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें ये चीज़ दी गई है। अभी इसके अंदर मैंने डिटेल्ड वीडियो नहीं बना रखी एडमिशन वाले टॉपिक के ऊपर, उसकी अभी मुझे वीडियो बनानी है, तो जल्दी वीडियो में एडमिशन वाले टॉपिक पे भी बना दूंगा। बाकी एविडेंस एक्ट हमने पूरा कंप्लीट किया हुआ है, आप कोई भी सेक्शन देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद पूछता है 294 के अंदर necessity rule as to the admissibility of evidence has been given under which section of the Indian Evidence Act। अब यहाँ पे necessity rule as to admissibility की necessity का रूल कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया है, इसके ऊपर हमने बिल्कुल शुरू में जब हमने अभी ये MCQ शुरू किया था इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था
जहाँ पे हमने किसकी बात की थी, डाइंग डिक्लेरेशन की बात की थी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी ठीक है इसका। फिर 295 के अंदर पूछता है द केस ऑफ पकला नारायण स्वामी, अभी इसके ऊपर आप एक पहले भी आया है, वर्सेस एम्परर परटेन्स टू, ये किस चीज़ के रिगार्डिंग आता है, ये डाइंग डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग आता है। पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, ये बहुत फेमस केस है, इसको आपको नाम याद रखना जरूरी है। पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर किससे रिलेटेड है, डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। फिर 296 के अंदर पूछता है एन एडमिशन अंडर सेक्शन 17 ऑफ एविडेंस एक्ट कैन बी, जो एडमिशन है 17 सेक्शन 17 के अंदर, वो किस तरीके से हो सकता है, वो किसी भी तरीके से भी हो सकता है, वो ओरल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, स्टेटमेंट के तौर पर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर पूछता है बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ ऑनरशिप हैज़ बीन कंटेम्पलेटेड इन विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट, कौन से सेक्शन के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ की बात जो है वो हमें बोली गई है। तो अगर हम पढ़ें तो ये हमें जो ऑनरशिप के बर्डन ऑफ प्रूफ है वो हमें सेक्शन 110 के अंदर बोली गई है कि जिसके पास भी पोजेशन होता है प्रॉपर्टी का, हम मान लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी की ऑनरशिप भी उसी की है। फिर 298 के अंदर दिया गया है द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्टेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ केस इज एडमिसिबल इन एविडेंस एक्ट अंडर विच ऑफ द, कौन से सेक्शन के अंदर जो टीआईपी होती है वो एडमिसिबल होती है, तो ये भी हमने पहले डिस्कस किया है, सेक्शन 9 के अंदर ये एडमिसिबल होती है, इसका बी ऑप्शन ठीक है। इसके अंदर भी डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। फिर पूछता है अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज रेलिवेंट फैक्ट, जो ओपिनियन होता है एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्ट को एग्जामिन जो करता है उसको जो ओपिनियन होता है वो रेलिवेंट कौन से सेक्शन के अंदर होता है, तो यहाँ पे ये सेक्शन 45A के अंदर होता है। 45 के अंदर सिंपल जो एक एक्सपर्ट का ओपिनियन आता है वो आ जाता है, और 45A को इंक्लूड किया गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बाद कि जो इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जो एग्जामिनर होता है उसको भी हम रेलिवेंट मान लेते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, इनमें से कौन सा जो है सही तरीके से मैच किया गया है। बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 101 यही ठीक है, सेक्शन 101 के अंदर ही बर्डन ऑफ प्रूफ दिया गया। कंप्लाइज 116 में नहीं है, डम विटनेस 117 में नहीं है, इससे नेक्स्ट सेक्शन में डाउरी डेथ जो है वो भी सेक्शन 109 में नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए ही ठीक है। फिर उसके बाद पूछता है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस गेस्टाई अप्लाइज टू, अब ये रेस गेस्टाई किसके ऊपर अप्लाई होता है, ये सिविल प्रोसीडिंग पे भी होता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग के ऊपर भी होता है, इसका ऑप्शन डी ठीक है। उसके बाद पूछता है ये यूपी जुडिशियल सर्विस सिविल जज जूनियर डिवीजन प्री के एग्जाम में 2016 के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन। फिर उसके बाद पूछता है सर्कमस्टांशियल एविडेंस इज कंसीडर वीकेस्ट एविडेंस एज कम्पेयर टू डायरेक्ट एविडेंस, की जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस होते हैं उनको हम वीकर एविडेंस मानते हैं डायरेक्ट एविडेंस के कंपैरिजन के अंदर। तो यहाँ पे कलर चेंज करेंगे, ग्रीन कलर बढ़िया है। तो यहाँ पे बोलता है बिकॉज इट हैज़ 2 एरर्स ऑफ फॉलोबिलिटी, क्योंकि इसके अंदर 2 तरीके की फॉलोबिलिटी की गलती होती है, ऑफ द फैक्ट फ्रॉम विच इन्फ्रेंस ड्रॉन बीइंग प्रूव्ड, और दूसरी ऑफ द इन्फ्रेंस टू बी ड्रॉन फ्रॉम द फैक्ट प्रूफ, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर बोलता है इन लॉ ऑफ एविडेंस फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड, ये अभी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने यही किया था, तो जो फैक्ट होता है उसके अंदर क्या चीज़ मीन्स और इंक्लूड्स होती है, एनीथिंग प्रोवाइडेड बाय द सेंस, इसके अंदर सीधा ऑप्शन डी ठीक है। ये हमने अब बिल्कुल जो फर्स्ट इसके अंदर जब हमने इसको स्टार्ट किया था जो फर्स्ट था वो भी सेम क्वेश्चन था। फिर ओनली ऑफ सच फैक्ट्स आर मेड रेलिवेंट बाय द एविडेंस एक्ट एज आर एनकम्पस्ड बाय, तो उन्हीं फैक्ट्स को जो है हम रेलिवेंट मानते हैं जो किसके कौन से सेक्शंस के अंदर आते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो सेक्शन 5 से अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें और सेक्शन 55 तक पढ़ें तो ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर पूछता है डाइंग डिक्लेरेशन इज रेलिवेंट एविडेंस अंडर सेक्शन 332 ऑफ एविडेंस एक्ट नॉट स्टैंडिंग इट बीइंग हियरसे एविडेंस बिकॉज, ये भी रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, बिकॉज इफ अ पर्सन इज डेड एंड एनीथिंग सेड बाय द पर्सन, इसका ऑप्शन बी ठीक है। उसके बाद पूछता है 306 के अंदर, अब ये क्वेश्चन पढ़ने वाला है, इसके अंदर क्या बोल रहा है इन अ राइटिंग कंटेनिंग एन एक्नॉलेज बाय ए, कि भाई एक राइटिंग है जिसके अंदर एक्नॉलेज किया गया ए के द्वारा कि वह सेल करेगा एक घर कोलकाता में बी को
कितने रुपए में, 50 लाख रुपए में या 60 लाख रुपए में, एंड हैविंग ब्लैंक स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउस, और वो जो हाउस के पर्टिकुलर्स थे उसके लिए ब्लैंक स्पेस दे दिया। दैट द हाउस नंबर, द स्ट्रीट नंबर एंड द कॉलोनी नॉट बीइंग रिटन, ये चीज़ें नहीं लिखी गई। एंड इट नॉट बीइंग इन डिस्प्यूट दैट ए हैज़ अ हाउस ऑन अ प्लॉट लैंड एट मेजरिंग 300 स्क्वायर यार्ड। अब यहाँ पे कोई हमारे पास डाउट नहीं था, कोई डिस्प्यूट की चीज़ नहीं थी कि उसके पास 300 स्क्वायर फुट की इस जगह पे जगह है। एंड अनदर हाउस ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड एट मेजरिंग 1000 स्क्वायर यार्ड एट कोलकाता, और दूसरा जो है 1000 स्क्वायर फीट की जगह है उसके पास कोलकाता के अंदर। तो इन अ सूट फाइल्ड बाय बी अगेंस्ट ए, बी कैन लीड एविडेंस। तो यहाँ पे बी जो है किस तरीके के एविडेंस लेके आ सकता है, बी जो है क्या ऑप्शन दे रहे हैं, टू प्रूव द मार्केट रेट ऑफ द लैंड इन कोलकाता इज रुपीज, ये बेकार की बात बोल रहा है। टू प्रूव द अनइंटेंशन ऑफ द हाउस नंबर गॉट ओमिटेड, ये भी, तो इसके अंदर ऑप्शन डी ठीक है। इनमें से किसी भी तरीके की एविडेंस नहीं लिखा जा सकता, वो एम्बिगियस डॉक्यूमेंट बनाया गया था। इसके ऊपर भी हमने डिटेल के अंदर एविडेंस एक्ट के अंदर डिस्कस कर रखा है, तो उसके ऊपर आप वीडियो देख सकते हैं। फिर पूछ रहा है 307 के अंदर, एक्यूज ए मेक्स कन्फेशन इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड बी व्हेन बी गोज टू मीट ए एज ए इज टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर रिमांड इन द कोर्ट। द कन्फेशन इज दैट ए हैज़ मर्डर्ड सी, कि भाई उसने कन्फेशन कर दिया था बी के सामने कि उसने सी का मर्डर कर रखा है। तो यहाँ पे जो कन्फेशन किया गया उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये जो कन्फेशन होगा वो क्या होगा, इनएडमिसिबल इन एविडेंस सिंस इट मेड in police, since it is made in police custody, admissible in evidence and made in the courtroom, admissible in evidence made before a friend, and inadmissible in evidence as made out of fear। तो यहाँ पे दोबारा से पढ़ते हैं एक बारी। Accused A makes a confession in front of his friend B when B goes to meet A as A is to be produced for remand in the court। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने सीधा बोला नहीं, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए उससे कहाँ मिलने गया है, मतलब बी उससे ए से कहाँ मिलने गया है, कहाँ मिलने गया उससे, इज टू प्रोड्यूस फॉर अ रिमांड इन द कोर्ट। तो यहाँ पे मतलब कि अब उसको जब प्रोड्यूस किया जाना है कोर्ट में, उससे पहले उससे मिलना गया, मतलब कि पुलिस के पास उससे मिलने गया है। तो ये जो कन्फेशन उसने किया कहाँ किया, पुलिस के पास कन्फेशन किया, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनएडमिसिबल हो जाएगा, क्योंकि ये पुलिस कस्टडी के अंदर किया गया, और पुलिस कस्टडी के अंदर सेक्शन 25 के हिसाब से अगर कोई भी एडमिशन किया जाता है तो वो इनएडमिसिबल होता है। उसके बाद 308 के अंदर पूछ रहा है, ए रिंग्स अप द पुलिस स्टेशन एंड इन्फॉर्म्स द ड्यूटी ऑफिसर दैट ही हैज मर्डर्ड हिज वाइफ। भाई खुद ही फोन करके पुलिस को बता रहा है मैंने अपनी बीवी मार दी, बिकॉज शी वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फूड फॉर हिम। भाई बताओ, खाना नहीं बना रही थी इसलिए अपनी बीवी मार दी। द इन्फॉर्मेशन इज ड्यूली रिकॉर्डेड बाय द ड्यूटी ऑफिसर। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है ड्यूटी ऑफिसर ने रिकॉर्ड कर लिया। द ट्रायल ऑफ फॉर हैविंग कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मर्डर द स्टेटमेंट मेड बाय ए वुड बी। तो अब ये जो स्टेटमेंट दी गई थी, जो उसने खुद ही बताया कि भाई मैंने अपनी बीवी मार दी थी, वो क्या होगा, वो क्या एडमिसिबल होगा, जितनी भी उसने इन्फॉर्मेशन दी थी उस हिसाब से। तो एडमिसिबल इन एडवांस बिकॉज व्हेन द स्टेटमेंट वाज मेड ए वाज नॉट इन कस्टडी ऑफ द पुलिस, एडमिसिबल ओनली टू द एक्सटेंट दैट ए वाज द इन्फॉर्मेंट। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, क्योंकि इसी हद तक होगा कि वो इन्फॉर्मेंट के तौर पर उसने जो बताया था। फिर 309 के अंदर पूछ रहे हैं, लीडिंग क्वेश्चंस कैन नॉट बी आस्क्ड, इनकी लीडिंग क्वेश्चन जो कहाँ नहीं पूछे जा सकते, एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। तो लीडिंग क्वेश्चंस जो होते हैं वो एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन के अंदर नहीं पूछे जा सकते, वो सिर्फ और सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। फिर टीआईपी पर्टेन टू फाइल्ड ऑफ, अब ये टीआईपी के बारे में पूछ रहा है, पर्टेन टू बी टू द फाइल्ड ऑफ, तो ये कहाँ पे होती है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान होती है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ इज कंटेन अंडर विच सेक्शंस, बार बार पूछ रहा है। प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ जो है हमें सेक्शन 107 के अंदर दी गई है। फिर उसके बाद पूछता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, इनमें से कौन से केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि एनी इन्फॉर्मेशन और मटेरियल दैट इज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ वॉलंटरी एडमिशन। सेक्शन 27 के बारे में बता रहा है कि कौन से केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मानी कि अगर कोई स्टेटमेंट पुलिस के सामने 25 के अंदर दी गई और बाद में उसके द्वारा कोई भी रिकवरी हो जाती है, तो वो जो है डिस्कवर हो जाती है सब्सिक्वेंटली, तो वो जो उसकी बाद जो उसने कन्फेशन दिया था वो मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, सी मुनियप्पम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, सुरेंद्र लाल कन्यालाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सी मंगेश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो ये भी बहुत फेमस केस है और ये बात बोली गई थी सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस के अंदर। तो अभी तक हमने बेसिकली जो इस वीडियो के अंदर हमने 2 मेन केसेस देखे हैं। उसके बाद पूछता है 313 के अंदर, इन विच सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट प्रिजम्पशन ऑफ डाउरी डेथ इज प्रोवाइडेड। प्रिजम्पशन कौन से सेक्शन के अंदर दे रखी है, ये हमने पहले भी देखा था, 113 बी के अंदर दे रखी है, इसका ऑप्शन डी ठीक है।
सेक्शन 114 ए ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 रिलेट टू, किस चीज़ के बारे में बात करता है सेक्शन 114 ए? ये बात करता है प्रिजम्पशन एज टू द एब्सेंस ऑफ कंसर्न इन सर्टेन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप, कि जो रेप हुआ उसके अंदर ये मान लिया जाएगा कि कंसेंट नहीं थी, इस बारे में प्रिजम्पशन दी गई है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर पूछता है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ओपिनियन एज टू द हैंड राइटिंग हैज़ बीन कंसीडर टू बी रेलिवेंट, कौन से सेक्शन के अंदर जो ओपिनियन होता है हैंड राइटिंग रिगार्डिंग उसको रेलिवेंट माना जाता है, तो वो सेक्शन 47 के अंदर हमें ये बात दी गई है। फिर पूछता है 316 के अंदर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन, कौन से सेक्शन के अंदर में क्रॉस एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन के बारे में बताता है, तो वो सेक्शन 141 के अंदर में बताया गया है। उसके बाद पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं किया गया। हॉस्टाइल विटनेस 154 में ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू द ऑनरशिप सेक्शन 110 के अंदर, रिफ्रेशिंग मेमोरी 159 के अंदर ठीक है, प्रोफेशन कम्युनिकेशन ये गलत है, 125 के अंदर नहीं होता, 124 के अंदर नहीं होता प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो होता है, तो इसका ऑप्शन डी गलत है। फिर लीडिंग क्वेश्चंस में भी आस्किंग, लीडिंग क्वेश्चंस अभी फिर वही पूछ रहे हैं, लीडिंग क्वेश्चंस कहाँ पे पूछे जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। फिर पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्री रिक्विजाइट ऑफ प्रिजम्पशन टू डाउरी डेट अंडर सेक्शन 113 बी ऑफ इंडियन एविडेंस, इसमें से कौन सी बात पहले पूरी नहीं हुई होनी चाहिए डाउरी डेथ के लिए। विक्टिम वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी, ये ठीक है, सच क्रूएलिटी और हरासमेंट वॉज फॉर कनेक्शन विद एनी डिमांड ऑफ डरी, ये ठीक है। विक्टिम हैड ये गलत है, इलिशिएट रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है इसके अंदर, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर पूछता है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट आप पब्लिक डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव बाई, जो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो किस तरीके से प्रूव किया जा सकता है, उसकी हम सर्टिफाई कॉपी लेके आते हैं, इसके ऊपर भी हमने बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं। फिर 321 के अंदर पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू द प्लीडर्स रिलेटिंग टू प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, अभी जो पूछ रहा था पहले कि वहाँ पे गलत ऑप्शन दिया था इसने, तो प्लीडर्स प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कौन से सेक्शन में आती है, 126 एंड 127, वहाँ पीछे बोल रहा था 124 के अंदर, 124 में नहीं आती। फिर उसके बाद 322 के अंदर पूछता है इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोविजन ऑफ प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज इज गिवन, कि जेन्युइननेस जो है सर्टिफाइड कॉपी की कौन से सेक्शन के अंदर दी गई है, वो हमें सेक्शन 79 के अंदर दी गई है, कि ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि जो सर्टिफाइड कॉपीज़ होंगी वो क्या होंगी, ओरिजिनल होंगी। फिर 323 के अंदर क्या बोलता है कि इफ़ अ कन्फेशन इज अदरवाइज रेलिवेंट इन विच सिचुएशन विल बिकम इररेलिवेंट, तो इसके अंदर ऑप्शन क्या क्या देता है, when it was made under promise of secrecy नहीं, when the person making confession was drunk नहीं, when it was made answer to a question which he need to have, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर पूछता है without appearing before the court statement of some person in a certain circumstances mentioned in section 32 of the Indian Evidence Act are considered relevant, who among the following is not included in this category, तो पूछ रहा है कौन सा, अगर आप सेक्शन 32 बोलेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं कि कौन कौन किस किस की स्टेटमेंट बिना कोर्ट के सामने जाए हो जाती है, तो इसमें से कौन किसकी नहीं होगी, तो who कैन नॉट बी फाउंड, who has become incapable of giving evidence, whose attendance can not be procured without delay, who is not, ये इसका ऑप्शन ठीक है, ये मर्जी थोड़ी ना कि मैं नहीं आना चाहता मैं नहीं आऊँगा कोर्ट, तो जो नहीं मिल रहा या जो इनकेपेबल है या फिर जिसकी अटेंडेंस जो है प्रोक्योर नहीं की पा रही अपनी मर्जी से नहीं चलेगा, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। इसके बाद पूछता है मैन वॉज फाउंड इन पोजेशन ऑफ स्टोलन गुड्स सून आफ्टर द थेफ्ट अनलेस ही कैन अकाउंट फॉर हिज पोजेशन, द कोर्ट में प्रिज्यूम, तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम कर सकता है कि ही इज थीफ, ही हैज़ रिसीव्ड द गुड नोइंग देम टू बी स्टोलन, तो इसके दोनों ही ऑप्शन ठीक है, इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, इनमें से कौन से जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ सॉवरेनिटी अथॉरिटी, ऑफिशियल बॉडीज, ट्रिब्यूनल्स, ये सभी के सभी जो हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। फिर सेकेंडरी एविडेंस कैन नॉट बी लेट, जो सेकेंडरी एविडेंस होते हैं वो किस चीज़ को नहीं लेके चल सकते, व्हेन द ओरिजिनल इज इन पोजीशन ऑफ द पर्सन हु वांट टू एड्यूस सेकेंडरी एविडेंस, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। फिर फैक्टम प्रोबेंडम मीन्स, ये जो वर्ड फैक्टम प्रोबेंडम्स होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो प्रिंसिपल फैक्ट है उसको हमें प्रूव करना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल फैक्ट टू बी प्रूव, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। फिर पूछता है बी इज फाउंड डेड हैविंग सफर्ड इंजरीज विद शार्प वेपन, ए वाइल इन पुलिस कस्टडी कन्फेस्ड टू किलिंग बी with the motive of stealing his motorcycle after following him from his office and having concealed the weapon of offense, that is knife, on his rooftop. A gets the knife recovered before the police. In this case under section 27 of Indian Evidence Act the following would be admissible, तो इसमें से कौन सी बात जो है एडमिसिबल होगी कि भाई उसने जो बात बोली थी उस चीज़ की रिकवरी भी करा दी, तो यहाँ पे द प्लेस फ्रॉम विच द नाइफ वॉज प्रोड्यूस एंड द नॉलेज ऑफ ए लीडिंग द नाइफ, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। इसको आप दोबारा पॉज करके पढ़ सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा इसके अंदर। फिर इसके अंदर पूछता है कि
विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एम्बॉडी द कंसेप्ट ऑफ रेस गेस्टाई, कौन से सेक्शन के अंदर हमें रेस गेस्टाई के बारे में दिया गया है? तो यहाँ पे हमें सेक्शन 6 के अंदर बेसिकली दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर दे रहा है सेक्शन नो अदर सेक्शन, यहाँ पे 8 सेक्शन में भी हमें इसके बारे में बताया गया, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। इसका मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आपको जो ऑप्शन ठीक लगता है आप भी अपने कमेंट बॉक्स में लिखना और मेरे को बताना कि आपको कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है, फिर इस पर डिस्कस कर लेंगे। फिर 331 के अंदर पूछता है कि B has been robbed and murdered soon after the stolen goods are found with A. In these circumstances, what may or may not be presumed? तो यहाँ पे क्या चीज़ प्रिज्यूम की जा सकती है? तो यहाँ पे प्रिज्यूम किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा कि जो रोबरी थी और जो मर्डर था वो B के द्वारा, वो A के द्वारा ही किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ठीक है। A filed a FIR giving details of crime that he had committed. There was no exculpatory statement in the FIR and gave all the details regarding the commission of the crime. Which of the following statement is accurate? तो यहाँ पे कौन सी statement accurate होगी? The FIR is hit by section 25 of Indian Evidence Act and hence it is inadmissible as evidence. However, the fact that A filed the FIR is admissible under section 8 of Indian Evidence Act. तो इसका ऑप्शन A ही ठीक है। तो इसके अंदर हम इतना ही करते हैं बस, इसके बाद चलो और कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन रह गए। द प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस ऑफ अ प्रोसिक्यूट्रिक्स इन अ केस ऑफ रेप वेयर द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इज एन इशू। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो बात होगी वो इररेलेवेंट हो जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर पूछता था ऑटोप्सी रिपोर्ट प्रोवाइडेड बाय मेडिकल एग्जामिनर इज, जो एक ऑटोप्सी रिपोर्ट मेडिकल एग्जामिनर के द्वारा दी जाती है वो किस तरीके के एविडेंस होते हैं? वो ओपिनियन एविडेंस होते हैं। इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर पूछता है इन एन अपील फ्रॉम अ डिसीजन बाय द ट्रायल कोर्ट द अपीलेट कोर्ट फाइंड दैट सर्टेन नेसेसरी एविडेंस वाज नॉट टेकन बाय द ट्रायल कोर्ट द अपीलेट कोर्ट। अब यहाँ पे अपीलेट कोर्ट क्या कर सकता है? अगर नीचे वाले कोर्ट ने कोई एविडेंसेस नहीं लिए थे तो वहाँ पे उन्होंने एडिशनल एविडेंसेस ले सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ठीक है, ऐसे कोई रुकावट नहीं है उसको कि वो एडिशनल एविडेंसेस ना ले सके। प्राइमरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड, प्राइमरी एविडेंस का मतलब क्या होता है और अपने अंदर क्या इंक्लूड करता है? प्राइमरी एविडेंसेस मतलब कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, प्राइमरी एविडेंस के अंदर। फिर पूछता है ये अंडर सेक्शन 33 ऑफ एविडेंस एक्ट एविडेंस of witness A recorded in an earlier judicial proceeding can be produced in another judicial proceeding where, तो कहाँ पे उसको हम दूसरी judicial proceeding के अंदर कर सकते हैं? where, जहाँ पे witness A is alive and is incapable of giving evidence, जहाँ पे वो खुद अलाइव है लेकिन अब इनकेपेबल हो गई है विटनेस देने के लिए। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, और सेक्शन 33 को पढ़ सकते हो आप। फिर 338 के अंदर बोल रहा है प्रिंसिपल अगेंस्ट हियरसे अप्लाइज, की जो प्रिंसिपल होते हैं हियरसे के किसके अगेंस्ट अप्लाई होते हैं? दोनों ही के अगेंस्ट होते हैं। जो ओरल डॉक्यूमेंट होते हैं, ओरल एविडेंस होते हैं, डॉक्यूमेंट्री होती है, दोनों के अगेंस्ट हियरसे जो है वो अप्लाई होता है, दोनों ही एडमिसिबल नहीं होते हियरसे वाले। फिर बार टू द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अंडर सेक्शन 91 92 ऑफ इंडियन एविडेंस अप्लाइज। तो अगर हम सेक्शन 91 92 पढ़े इंडियन एविडेंस एक्ट का, जिसके ऊपर हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है, तो वहाँ पे क्या होता है? व्हेन फैक्ट टू बी प्रूव्ड रिलेट टू टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, तो वहाँ पे जो है फिर एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं ओरल एविडेंस को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अलावा। फिर 340 के अंदर पूछता है अ टेनेंट ऑफ अ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन डिनाई टाइटल ऑफ ए लैंडलॉर्ड टू सच इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि उसको डिनाई कर सकता है आफ्टर द टेनेंट वेकेट्स द प्रॉपर्टी, जब वो वेकेट कर देता है। इसके अंदर सेक्शन 116 को आप अच्छे से रीड कर सकते हो। फिर हैंड राइटिंग ऑफ ए ऑन डॉक्यूमेंट बी कैन बी प्रूव बाय, जो हैंड राइटिंग है वो किस तरीके से प्रूव की जा सकती है? अ पर्सन हु इज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो इसकी अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो इसके अंदर यही वर्ड होता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हैज हैबिचुअली रिसीव्ड डॉक्यूमेंट परपोर्टेड टू हैव बीन रिटन बाय ए। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर पूछता है अंडर सेक्शन 57 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द कोर्ट कैन नॉट टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ, कोर्ट जो है किस चीज़ का जुडिशियल नोटिस नहीं ले सकता? एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट का वो नहीं ले सकता। तो उसका ऑप्शन डी ठीक है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अंदर जो बात लिखी है उसको नहीं ले सकता वो। फिर पूछता है अ कन्फेशन मेड बाय एन अक्यूज इज रेलेवेंट एंड एडमिसिबल व्हेन इट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल वॉलेंटरी एंड ट्रूथफुल एंड बियॉन्ड री अप्रोच। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। तो यहाँ पे हमने अराउंड 100 क्वेश्चंस कर लिए एमसीक्यू जो एविडेंस एक्ट के थे, और टोटल हमने 343 एमसीक्यूज किए एविडेंस एक्ट के। अब इसके बाद हम आईपीसी के जो हैं एमसीक्यूज करेंगे, वो हम 450 के अराउंड या 500 के अराउंड एमसीक्यूज करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।